नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह और आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार, भाषाविद आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज़ादी का जश्न जो है पूरे देश में 15 अगस्त को मनाया जाना है। इससे पहले 9 अगस्त को अगस्त क्रांति भी है। छत्तीसगढ़ में जो बात की जाए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश हुकूमत का दौर कैसा रहा? छत्तीसगढ़ में 1854 में अंग्रेजी राज शुरू हुआ। जब दिसंबर 1853 में नागपुर के राजा रघुजी भोसले तृतीय की निसंतान मृत्यु हुई थी, तो डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। तो 1854 से लेकर के 1947 तक छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज रहा और इस दरमियान में यहाँ प्रशासनिक परिवर्तन, परिसीमा, नीति निर्धारण, इन सब के साथ ही साथ 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक का जो अवधि है वह हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के अंतर्गत लेते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की सहभागिता भी रही। विशेष करके 1856 में सोनाखान में अकाल पड़ा था, तो मैं इसको भूख से उपजी क्रांति कहता हूँ। उस अकाल पीड़ित जनता को राजा के कर्तव्य के अनुकूल जो सोनाखान के जमींदार थे, उन्होंने पहले व्यापारियों से बाढ़ी में मांगा और बाद में फसल वापस करने की बात भी कही, सब कुछ कहा। जब उन लोगों ने नहीं दिया और जमाखोरी कर ली, तो ऐसी स्थिति में अपने जमींदार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोठी से अनाज निकाल करके जनता को जितनी आवश्यकता थी उन्होंने भूख पीड़ित जनता को बंटवा दिया था। अंग्रेज़ों को बहाना चाहिए था, उन्होंने गिरफ्तार करके नारायण सिंह को, जो संबलपुर जा रहे थे, रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति जब 10 मई के बाद शुरू हुई थी, तो उसकी सुबुगाहट रायपुर जेल में भी हुई और यहाँ के जो सैनिक थे, भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा के जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में नारायण सिंह हमको एक उपयुक्त व्यक्ति दिख रहे हैं जो इसका नेतृत्व कर सकते हैं। तो उन लोगों ने नारायण सिंह को रायपुर जेल के सुरंग से बाहर जाने में मदद की और नारायण सिंह बाहर निकल करके सीधे सोनाखान पहुँचे और सोनाखान में अपने 500 विश्वस्त साथियों के साथ में चारों तरफ घेराबंदी करके उन्होंने मोर्चा को संभाला। उनको मालूम था कि अंग्रेज उनका पीछा करेंगे, उन पर आक्रमण करेंगे, सब कुछ जानते हुए भी तो अंग्रेज से लड़ने के तत्पर थे। और वैसी बाद में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर और सैन्य अधिकारी लोग वहाँ पहुँचे और सोनाखान में उस समय के आसपास के जमींदार लोगों ने भी साथ दिया। भटगांव, बिलाईगढ़ और भट के जो वहाँ के जो जमींदार थे, उन लोगों ने खरोद के कुछ लोगों ने साथ दिया, खजडोल के ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसमें खास करके यहाँ पर चारों तरफ से घिर जाने के बाद में नारायण सिंह ने एक तरफ का मोर्चा को ठीक से नहीं संभाला था, तो किसी मुखबिर ने जब उनको बता दिया तो अंग्रेज़ों ने उसी तरफ से आक्रमण किया। शुरू में नाला के पास में नारायण सिंह की सेना ने अंग्रेज़ों को पीछे हटा दिया था। स्मिथ ने अपनी डायरी में लिखा है कि उस रात हम रात भर बेचैन रहे कि खुर्रू पाट जो पहाड़ी थी नारायण सिंह के जहाँ देवता थे, वहाँ से मसाल ले करके लोगों का आना जाना दिख रहा था। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गांव में आग लगा दी, बुजुर्गों को, बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू किया। नारायण सिंह से चर्चा की बात हुई तो नारायण सिंह अपने एक साथी के साथ में नीचे पहाड़ी से उतर करके आए, तो अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से कूटनीतिज्ञता के आधार पे उनको गिरफ्तार करके रायपुर जेल भेज दिया। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। हाँ जी हाँ, क्योंकि इसलिए कि 1857 की क्रांति से ही शुरुआत होती है आंदोलन की, और ये इनको वहाँ से गिरफ्तार करके जब रायपुर जेल लाया गया, मुकदमा का एक नाटक चला और 10 दिसंबर 1857 को सुबह उषा काल में जेल के समक्ष उनको फांसी दे दी गई। तो इसीलिए हम उसको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में क्रांतिवीर नारायण सिंह को हम नमन करते हैं। और तब से लेकर के 1947 तक यहाँ के बहुत से बहादुरों ने और रणबांकुरों ने अपना योगदान दिया था। तो इस प्रकार से नारायण सिंह को जब फांसी दी गई थी, सार्वजनिक फांसी थी, सेना के सामने, जनता के सामने, तो वहाँ पर उपस्थित सैनिकों से एक हनुमान सिंह राजपूत करके जो सैनिक था, उसने संकल्प लिया कि इसका बदला अंग्रेज़ों से लेगा। और यही कारण था कि ये विशेष करके हम पाएंगे कि उन्होंने क्या किया कि 18 जनवरी 1858 को
ये पुलिस ग्राउंड जो है अभी वो रायपुर का फौजी छावनी था, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्रांति कर दी और हनुमान सिंह तलवार लेकर के सीडवेल नामक एक अधिकारी कमरे में था, जा करके उसने उसको दो वार से 2 टुकड़े कर दिए और अपने साथियों को ललकारा। 6 घंटे तक ये आंदोलन चला। चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया मैदान को और इसमें हनुमान सिंह तो गिरफ्तारी से गिरफ्तार उनको नहीं कर सके, पर 17 साथियों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और 22 जनवरी 1858 को इन 17 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, जिनमें गाजी खां, मुल्लू, देवी दीन, शेख गोविंद, ऐसे हिंदू मुस्लिम सभी लोग उसमें थे। सामाजिक सद्भाव और एकता का उदाहरण हमको मिलता है। 70 लोगों को 17 लोगों को। और अभी 10 दिसंबर को नारायण सिंह का हुआ था, तो 1857 की क्रांति में 18 शहीद हुए, 36 हम कह सकते हैं। और ये घटना बैजनाथ तालाब जो आजकल मोती बाग कहलाता है, पुराना अस्पताल, वहाँ जेल का भवन अभी भी है, वहाँ वहीं इनको रखा गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में वीर नारायण सिंह जो शहादत हुई, उसको हम उस क्रांति के प्रथम शहीद के रूप में स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। जी जी। शहीद वीर नारायण सिंह को कहाँ पर फांसी दी गई थी? उसमें प्रभुलाल मिश्र जी हम लोगों ने जो दस्तावेज का अनुवाद किया है 1854 से 58 के मध्य के पत्रों को अंग्रेजी को, तो उसमें जेल के समक्ष कहा है। तो जेल के समक्ष में उस समय पूरा मैदान था चारों तरफ और पुलिस ग्राउंड वगैरह ये से उस इलाका, तो उसमें भी यानी लोगों में अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि या तो कोतवाली चौक हो सकता है या मोतीबाग चौक हो सकता है। जय स्तंभ तो उस समय था नहीं, जय स्तंभ चौक जो बोलते हैं, जय स्तंभ चौक को भी इतिहास का गवाह कहा नहीं, तो जय स्तंभ चौक तो यहाँ भी फांसी दी गई नहीं, नहीं, तो जय स्तंभ चौक तो 15 अगस्त 1947 को बना। तो उस कहने का मतलब क्या है कि जेल के आसपास में बहुत बड़ा मैदानी इलाका था, तो जो चौराहा टाइप का था, तो उस स्थान में उनको ला करके किया गया जो जेल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि मोतीबाग चौक है, वहाँ पर पे एक संभावना है। पर ये निश्चित हमने ढूंढ के निकाल लिया है कि किस जेल में नारायण सिंह बंदी थे, किस जेल में 1857 की क्रांति लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया था। तो उसी जेल के आसपास में जय स्तंभ भी आता है, मोतीबाग चौक भी आता है, कोतवाली का आता है, शास्त्री चौक भी आता है। इंगित किया जाता है। हालांकि नारायण सिंह का चित्र हमने बनवाया, कोई चित्र नहीं मिलता था उनका। हमने संबलपुर भी गया, दिल्ली, भोपाल, नागपुर सब, और उनकी मूर्ति को भी शहीद वीर नारायण सिंह कोई फोटो नहीं था, कुछ नहीं था। हमने चित्र बनवाया उनका। ये चित्र किस आधार पर बनाया गया? उनके जो पूर्वज थे बुजुर्ग, उनके सोनाखान में गया था 1983 में, तो उनके पूर्वजों से उनका हुलिया सुन करके, जान करके, पूछ करके बनवाया था और उनसे अप्रूव भी करवाया था वहाँ जा करके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और सुरेंद्र साय का चित्र मिलता है, तो सुरेंद्र साय के पहनाव वगैरह को देख करके एक काल्पनिक चित्र बनाए थे। इसी प्रकार से राजभवन के पास में बम्बई के कलाकार ने एक प्रक्षेपास्त्र जैसे कि स्मारक बनाया था। तो हमने ये विचार रखा कि युवा पीढ़ी के लिए तलवार हाथ में लिए घोड़े पर सवार विरुचित प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि अपने कबरा घोड़ों में सवार होकर जनता से मिलते थे। तो मैं कबरा घोड़ों को महाराणा प्रताप के चेतक की तरह मानता हूँ। तो फिर उसको हमने बनवाया। तभी नारायण सिंह की जितनी प्रतिमाएं जय स्तंभ में हो, सोनाखान में हो, या अभी वीर नारायण सिंह संग्रहालय में माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसकी कमेटी के सलाहकार समिति में अध्यक्ष रहा। तो कहने का मतलब है कि प्रतिमा चित्र, उनकी खोज, इनके परिवारों को शासन से सहयोग, इसमें हमारी जितनी सहभागिता हो सकती थी हमने किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वीर नारायण सिंह ने एक इस अंचल में से जागृति उत्पन्न की और आगे चल कर के गुंडा दूर का विद्रोह होता है भूमकाल बस्तर में। और आगे फिर इसके पहले एक वर्णन आता है 1824-25 में पखानजूर के गेंद सिंह का। उसके पहले भी आता है 1775-76 में बस्तर के आदिवासियों का विद्रोह। वो विद्रोह जो था वो एक प्रकार से राजाओं के या प्रशासनिक अधिकारियों के अन्यायपूर्ण कार्यों के अगेंस्ट में होता। अब इस समय तक क्या था, 57 की क्रांति के बाद देश की आज़ादी और अंग्रेजों को भगाने की बात हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह नारायण सिंह प्रेरक के रूप में काम करते हो, उनका ये नाम जो लोग हुए। अंग्रेजों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का किस तरह से परिसीमन हुआ? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यह मध्य जोन था, सीपी बरार कहा जाता था। आप क्या कहते हैं? 1854 में जब अंग्रेजी राज स्थापित हुआ, उसके पहले छत्तीसगढ़ भोंसला राज में छत्तीसगढ़ जिला के रूप में जाना जाता था। 23 दिसंबर 1820 को मेजर P1 सेगनू ने जो प्रतिवेदन सबसे पहले प्रस्तुत किया था, उसमें छत्तीसगढ़ प्रोविंस शब्द का उपयोग दिया है। और 1854 से 61 तक ये छत्तीसगढ़ प्रांत कहलाते रहा। 61 के बाद में सागर नर्मदा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ को मिला करके मध्य प्रांत बना।
और 1861 से लेकर के 1905 तक, ये 1903 तक ये मध्य प्रांत कहलाते रहा। और 1903 में बरार जो है निज़ाम से लेकर के अंग्रेज़ों ने इसमें शामिल कर दिया, तो मध्य प्रांत एवं बरार कहलाया है ना, मध्य प्रांत बरार। और ये 1956 तक चलते रहा। जब नया मध्य प्रदेश बनना 1955 के बाद में, तब तक मध्य प्रांत और बरार के रूप में जाना जाता था। और बाद में फिर मध्य प्रदेश जब बना तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल हो गया, और वो जो है नागपुर का छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में चला गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिसीमन होते रहे। और ख़ास करके विशेषता है कि संबलपुर हमारे पास में 1905 से तक था, और वैसे भी प्राचीन काल में संबलपुर का संबंध जो है छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसा साथ में रहा है। अच्छा, कुछ लोग नागपुर रियासत में भी मानते थे कि नागपुर प्रोविंस में भी छत्तीसगढ़ का नहीं, इसलिए क्योंकि क्या था कि कलचुरी राज्य के अंतर्गत में 1740 में भास्कर पंत ने जब छत्तीसगढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया, तो ये छत्तीसगढ़ का शासन नागपुर के भोसला राजाओं के अधिकार में चला गया। तो नागपुर के भोसला राजा जो थे रघुजी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से नाम आता है। तो रघुजी तृतीय के समय में ये 1818 से 30 तक वो चूँकि छोटे थे, अल्पवयस थे, तो ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। सीताबर्डी युद्ध में संधि हुई, तो यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट को भेजा गया छत्तीसगढ़ में। तो 1818 से 30 तक छत्तीसगढ़ में अधीक्षक आते थे, एडमंड, येग्न्यू, जेनकिस, इस प्रकार का नाम मिलता है। और इसी समय प्रतिवेदन तैयार हुआ, पहली बार जनगणना है, आँख जैसा, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये मैं एक विशेष हमेशा उल्लिखित करता हूँ कि यह वह समय है जब गुरु घासीदास जी ने 1820 से 30 तक अपने सिद्धांतों और विचारों का प्रचार किया था। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन और इसको खासकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय को लोग कहते हैं कि समाज सुधार इनके समय में हुआ, पर मैं एक अध्येता के नाते मानता हूँ कि गुरु घासीदास जी ने उसके पूर्व 1820-30 के मध्य में नारी शिक्षा, सामाजिक जागरण, ये सब कार्य जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो ये अंचल 1830 में राम राय की मृत्यु हो गई थी सोनाखान जमींदार के, तो 35 वर्ष की आयु में उनका पुत्र नारायण सिंह जो है जमींदार बना था, जो 1857 तक रहा। तो ये और यही काल जो है जहाँ एक और अंग्रेजों के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, तो खंडे राव ने राधा विनोद काव्य लिखा शिमगा के कवि ने, और 1858 में छत्तीसगढ़ का पहला इतिहास लिखा गया बाबूराव राम ने 1858 में तवारीख है वंशी राजाओं की, और छत्तीसगढ़ी में लिखा था सीधा शास्त्री गौरहा ने। तो बौद्धिक जागृति भी चल रही थी, राजनीतिक चेतना भी चल रही थी, सामाजिक उन्नति भी चल रही थी। तो ये ऐसा महत्वपूर्ण काम था। और वैसे भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण का काल कहलाता है। तो वो मिथ्या हमने हटा दिया जो लोगों के मन में था कि पुनर्जागरण के यहाँ कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। और इसी समय छतरी बोली की व्याकरण 1890 में प्रकाशित हुआ। विवेकानंद रायपुर में आया था 1870-79 उसको हमें ढूंढ के निकाला, घर को ढूंढा, ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया। तो हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में छत्तीसगढ़ की सहभागिता थी। अंग्रेजी हुकूमत के समय छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर कौन कौन से आंदोलन किए गए थे? 1 जनवरी 1900 को माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड जैसे अरण्याचल से छत्तीसगढ़ मित्र निकाला 3 वर्षों तक, और उसने क्षेत्र में बौद्धिक जागृति उत्पन्न की थी। 1905 में जिस प्रकार से बंग हुआ, तो उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भंग हुआ। संबलपुर चला गया उड़ीसा में, और सरगुजा समूह के 5 रियासत छत्तीसगढ़ में आ गए। तो आज का जो मानचित्र है जाने अनजाने में 1 जनवरी 1906 को बन गया था, इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 1906 को दुर्ग नया जिला बना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके बाद में 1947 तक की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का 1906 से जो प्रभाव पड़ा, उसके बाद सूरत की फूट का, उसमें भी सुंदरलाल शर्मा दिगर नेता यहाँ से गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय थियोसॉफिकल सोसाइटी का, या उसके बाद में जो है 1920 के पहले हम देखते हैं तिलक युग में जलियांवाला बाग कांड का जो उल्लेख मिलता है, उसका भी छत्तीसगढ़ पर प्रभाव पड़ा। और यहाँ तक कि सुंदरलाल शर्मा ने 1921-22 में जो जेल हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक, उसमें जलियांवाला बाग कांड दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था, जेल में अंग्रेज अधिकारियों को बता करके। बैरक को वो कहते थे आश्रम। तो इस प्रकार से एक चेतना यहाँ पर फैली थी। और 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पर आए थे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आने का उनका एक था कि कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था और कर वापस लेना पड़ा था। प्रसंगवश बता दूं कि इसके पहले अगस्त क्रांति शुरू होने के पहले जो चर्चा 1942 की होती है, जुलाई 1942 में रायपुर में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा हुई थी, जिसमें परशुराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, देवीकांत झा, सूरबंधु, थीटे, ये सब इन लोगों का नाम आता है उसमें।
कुंजाई चौबे वगैरह, और पिस्तौल के साथ में, गोली के साथ में गिरफ्तार हो गए, और 17 लोगों को उसकी गिरफ्तारी हुई थी जिनको जेल भेज दिया गया था। तो और उसके बाद फिर अगस्त क्रांति जब हुई तो अगस्त क्रांति में 8 अगस्त को बॉम्बे में जो घोषणा की गई और गांधी जी ने जेल जाते जैसे लिख के दिया डू और डाई, करो या मरो, तो उसके बाद 9 अगस्त को चूँकि नेतृत्व सब गिरफ्तारी के अंतर्गत था, तो वो युवा वर्ग ने जागृत होकर के रेल के पटरी उखाड़ना, पोस्ट ऑफिस जलाना, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुँचाना, तो इसमें युवक तो रायपुर के क्षत्रिय कॉलेज के विद्यार्थी रामानंद दुबे या रामकृष्ण ठाकुर नागपुर में भी लगे थे, यहाँ भी लगे थे, तो और सुधीर मुखर्जी, तेजनाथ तिवारी और देवीकांत झा, बहुत सारे नाम मिलते हैं, कमल नायक शर्मा, तो ये सभी युवकों ने, बानर सेना था उस समय बलिराम आज़ाद का, सब लोगों ने सहायता दी और इस प्रकार से अगस्त क्रांति जो है काफ़ी सफल रही। और हम देखते हैं कि अगस्त क्रांति एक अंतिम प्रहार था छत्तीसगढ़ में भारत में अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का, और आगे चलकर नौसेना विद्रोह, इसके पहले आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह आज़ाद और सुखदेव, इन लोगों का जो बलिदान था वह भी काफ़ी काम आया। तो क्रांतिकारी आंदोलन और शांतिवादी आंदोलन चल रहा था, और 15 अगस्त 1947 को जब देश में आज़ादी मिली तो ये दोनों धाराएँ जा करके स्वतंत्र भारत के सागर में समाहित हो गई। जो ये रजवाड़े आप बता रहे थे, ये कौन कौन उस समय राज कर रहे थे इन रजवाड़ों में? उस समय खास करके सरगुजा समूह में 5 रियासतें थी जो बाद में 1905 के बाद यहाँ शामिल की गई थी, और संबलपुर जिला जब उड़ीसा में चला गया तो यहाँ की 5 रियासतें वहाँ चली गई थी। तो 14 रजवाड़ों का जो मुख्यतः प्रमुख रूप से जो वर्णन आता है उसमें बस्तर है, कांकेर है, कवर्धा है, छुई खदान है, राजनांदगांव है, सरगुजा है, चांग बखार है, उदयपुर है, रायगढ़ है, सारंगगढ़ है, इस प्रकार से इन रजवाड़ों का नाम आता है। और जमींदारियों में फिर सतगढ़ा जमींदारी का नाम आता है जो गोंडवाना में रानी दुर्गावती के राज्य के समय और कलचुरियों के समय बीच में एक बफर स्टेट जमींदारी की तरह था। उसमें लाफा, केंदा, पेंड्रा, मातिन, उपरोड़ा, छुरी कोसगई, ये सब नाम आता है। तो क्या इस अरण्यांचल से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ एक तरफ रजवाड़ों और सामंती राज्यों और मालगुजारों और ताहूदारों की नीतियों से भी संचालित हो रहा था। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही, लोगों के जनमानस में क्या स्थिति रही? 15 अगस्त 1947 को सुबह से ही लोगों में एक काफ़ी उत्साह था। बच्चे, तरुण, युवा, बुजुर्ग सभी एक प्रकार से प्रसन्नचित्त थे, और ध्वजारोहण के स्थान में पहुंचने के लिए भीड़ जमी थी। जैन को इस सुरेंद्र मिश्र ने आंखों देखा वर्णन किया है कि किस प्रकार से रायपुर का माहौल था। लोग गुलाल लगा रहे थे, रंग गुलाल हुए आपस में, जैसे होली, और रात में दिया जलाया गया घर घर में, तो होली और दिवाली के माहौल उस दिन मिलता था। हाँ, तो जनता ने महसूस किया कि हम सदियों से जो राजतंत्र, सामंतवादी, जमींदारी, गौटिया, ताऊदारी के अंतर चले रहे थे, तो हमारा अपना राज होगा, स्वराज मिला है, स्वराज मिला, अपना राज होगा, तो निश्चित रूप से हम एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए। तो उनके मन में एक स्वाधीनता की जो खुशी तो अपार थी, जिसका वर्णन हमको पूरे छत्तीसगढ़ में मिलता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे भारत राष्ट्र के साथ में छत्तीसगढ़ की भी सहभागिता उस खुशी के माहौल में हम पाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें एक पंक्ति याद आती है कि यहाँ ऐसा लग रहा था कि सुघर सुघर सुख समाए यहाँ के जुना परिपाटी माँ, महानदी के घाटी माँ और छत्तीसगढ़ की माटी माँ। जी, तो जब आज़ादी मिली तो छत्तीसगढ़ में पूरा होली और दिवाली पूरा एक साथ लोगों को देख करके ऐसा लग रहा था कि सब आपस में गला मिल रहे थे, तो गुलाल लगा रहे थे, और रात में अपने अपने घरों में लोगों ने दिया जलाया था। तो इस प्रकार से, और छोटे बच्चों से लेकर के ध्वजारोहण चल रहा है, मिठाई वितरण हो रहा है, राष्ट्रीयता के गीत बज रहे हैं। तो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज, एक कॉलेज था उसमें छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, तो जो माहौल था एक उत्साहजनक था। सदियों की बेड़ियाँ जब टूट गई तो भावनाओं का जो प्रहार था वो आज़ादी के सागर में जा करके जब मिल गया तो उसकी एक सुखद अनुभूति हुई यहाँ के लोगों को, जनमानस को। छत्तीसगढ़ में कुल कितने रजवाड़े हुआ करते थे? मध्य प्रांत और बरार में 15 रजवाड़े थे, जिनमें से 14 रजवाड़े छत्तीसगढ़ में थे। एक रजवाड़ा जो था जिसको हम सामंती राज्य कहते हैं, होशंगाबाद के मकरई में था। इन 14 रजवाड़ों में खास करके और लगभग 36 जमींदारियाँ थीं, और जहाँ पर कि इन राजाओं का, जमींदारों का या सामंती राजाओं का राज्य था। और रायपुर, दुर्ग और संबलपुर जिला भी हमारे इसमें था 1905 तक छत्तीसगढ़ में। तो इस पर अंग्रेज़ों का एक सीधा नियंत्रण था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि मध्य प्रांत उपरार में सबसे ज़्यादा रजवाड़े या सामंती राज छत्तीसगढ़ में थे। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी, जिन्होंने जब भारत गुलाम था और उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, उस दौर से लेकर के और आज़ादी के जश्न तक क्या छत्तीसगढ़ में बदलाव हुए, क्या कुछ यहाँ देखा, वो सारे बातों को उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ तथ्यात्मक तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।